होगी। ओके जी। वही सर। ओके, थैंक यू। स्पीड का भी प्रॉब्लम आज आपको नहीं आना चाहिए, आपको बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, यानी जैसे ही मैं नेक्स्ट हूँ आपको फॉरन नेक्स्ट स्लाइड नजर आ जानी चाहिए। एनी हाउ, यूनिट 9 है हमारा पेपर 411 का। और इसमें हमने क्या देखना है, इम्प्लीमेंटिंग नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन। नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन को पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये किस लिए होता है, ठीक है, इसका क्या बेनिफिट है, और उसके बाद देखेंगे कि इसको किस किस तरह आप विंडोज सर्वर 2012 में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये 4 लेसन है जो हमने कवर करने हैं। ओवरव्यू ऑफ नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन, सबसे पहले इसका ओवरव्यू लेते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली इसका कोर यूज क्या है। उसके बाद नैप इन्फोर्समेंट प्रोसेस क्या होता है, नैप इन्फोर्समेंट किस चीज को कहते हैं, इसे अंडरस्टैंड करेंगे। देन नैप की कॉन्फ़िगरेशन है, और लास्ट में नैप की ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, क्योंकि जब आप नैप को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में रिजल्ट इन सीरीज ऑफ एरर मैसेजेस। तो आपको पता होना चाहिए कि उन मैसेजेस को टेक्निकल डिसीजन मेकिंग में किस तरह ट्रांसलेट करना है। उन मैसेजेस को देख के आप किस तरह अपनी कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको चेंज करेंगे ताकि जो प्रॉब्लम आ रही है वो खत्म हो जाए। ओके जी, सबसे पहले देखते हैं ओवरव्यू ऑफ नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन। लेसन 1 है, इसमें सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन, देन नैप सिनेरियोज, नैप किस किस फॉर्म में इंप्लीमेंट हो सकता है, नैप इन्फोर्समेंट मेथड्स कौन कौन से हैं, एंड नैप प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर। सबसे पहले देख लें व्हाट इज नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन। व्हाट इज नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन, क्या कहता है माइक्रोसॉफ्ट? नैप कैन एनफोर्स हेल्थ रिक्वायरमेंट पॉलिसीज ऑन क्लाइंट कंप्यूटर्स, ensure client computers are compliant with policies, offer remediation support for computers that do not meet health requirement। देखें, आप जब एक एनवायरनमेंट की बात करते हैं, किसी भी एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट के पूरे एनवायरनमेंट के हेल्दी होने का ताल्लुक उस एनवायरनमेंट के इंडिविजुअल कंप्यूटर्स से है। अगर सारे कंप्यूटर्स हेल्दी हैं, जिस तरह वो एक बड़ा जबरदस्त कोटेशन है ना कि चेन इज एज स्ट्रांग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, तो अगर आपके एनवायरनमेंट में एक कंप्यूटर भी ऐसा प्लग इन हुआ है जो पैच पैच नहीं है, जिसपे एंटीवायरस नहीं है, जिसपे फायरवॉल इंस्टॉल नहीं है, तो इसका मतलब है उसमें सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, ठीक है। और आपके एक तो होते हैं वायरसेस, एक होते हैं वॉर्म्स। वॉर्म्स और वायरस में क्या फर्क होता है जी हसन? वॉर्म में और वायरस में क्या फर्क होता है, बताएंगे? जी उस्मान, आप बताएं, इधर से वार्म बता और रहे हैं। वायरस। वायरस में तो सर जी जी, नहीं हसन आप वायरस जैसे कंप्यूटर में अफेक्ट कुछ इस तरह की अफेक्टिविटी करता है कि वो कंप्यूटर में कुछ यानी सॉरी मुझे चलें कोई बात नहीं आप ही हसन, एक्सप्लेन दे। चलें कोई बात नहीं जी। उस्मान, आप क्या कहते हैं, वायरस में और वॉर्म में क्या फर्क है? सर क्योंकि वायरस जो होता है वो आप जी जी, कंप्यूटर को हार्म करता है वायरस। और जो वॉर्म होता है मेरे ख्याल में आपके कंप्यूटर में बैठा रहता है, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है हम्म, आपके थोड़ा सा परफॉर्मेंस मल्टीप्लाई को। वाली बात आपके जहन में रह गई है। देखें, जो वायरस होता है ना, वो उसका अपना रेप्लिकेशन प्रोग्राम नहीं होता है। उसको मल्टीप्लाई करने के लिए किसी फाइल को इन्फेक्ट करना पड़ता है, और फिर फाइल जब आप कॉपी करते हैं तो वायरस स्प्रेड होता है। लेकिन जो वॉर्म है उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो इटसेल्फ स्प्रेड हो सकता है, ठीक है, वो यानी उसका रेप्लिकेशन प्रोग्राम अपना होता है। ये फर्क है वायरस में और वॉर्म में। तो इसका मतलब वॉर्म ज्यादा खतरनाक हुआ इस लिहाज से कि वो इट हैज गॉट एबिलिटी टू स्प्रेड हिमसेल्फ, ठीक है। तो अब इसको कंट्रोल किस तरह किया जाए, इससे तो ये पता लगा कि अगर एक सिस्टम पे आ गया तो फिर तो पूरे सिस्टम पे स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम नैप के सिनेरियो में देखें तो नैप इस चीज को मेक श्योर कर रहा है कि जो कंप्यूटर एनवायरनमेंट में प्लग इन हो रहा है वो पैच्ड हो, उस पे एंटीवायरस इंस्टॉल हुआ हो। ये सब चीजें इसीलिए इसी चीज को गारंटी करने के लिए है कि कहीं ऐसा ना हो एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दे, ठीक है। यानी एक आपने ऐसा कंप्यूटर लगाया जो पैच नहीं था, जिसपे एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं था, और वो कंप्यूटर खुदा ना खास्ता इन्फेक्टेड था, तो उसके बाद हुआ क्या कि उस पे जो वॉर्म था वो पूरे नेटवर्क में रेप्लिकेट हो गया, ठीक है। तो इस लिहाज से नैप आपकी हेल्प कर रहा है कि ये हेल्थ को चेक करता है, और हेल्थ को चेक करने का
कंप्यूटर्स में ऐसे कंप्यूटर्स को हेल्दी कंसिडर किया जाता है जिस पे तमाम जो रिकमेंडेशंस हैं उन्हें फॉलो किया गया, ठीक है। और वो रिकमेंडेशंस क्या हैं, उस पे तमाम जो पैचेस हैं वो इंस्टॉल हुए हुए हों, उस पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मौजूद हो, उस पे फायरवॉल डिसेबल्ड ना हो, ठीक है। तो अगर आपने तमाम रिकमेंडेशंस को फॉलो किया तो इसका मतलब वो कंप्यूटर जो हार्मफुल नहीं है आपके एनवायरनमेंट के लिए, उसे हेल्दी कंसिडर किया जाए, ठीक है। तो एक तो नैप ये चेक कर रहा है कि आपका कंप्यूटर जो है वो हेल्थ रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है, और अगर वो कंप्यूटर हेल्थ रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है तो इसका मतलब है वो कंप्लायंट है। कंप्लायंट कंप्यूटर का मतलब हुआ कि ऐसा कंप्यूटर जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इसी तरह की होती है। रेगुलेटर, अगर आप किसी रेगुलेटर के अंडर आ रहे हैं और आपको कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉलो करना ही है तो नैप के रेफरेंस से हम यही दे कहेंगे कि वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जब आप टेक्निकली उन्हें इंप्लीमेंट करेंगे तो वो बेसिकली वो पॉलिसीज हैं जो आपने नैप इन्फोर्समेंट में ऐड की हैं, और वो पॉलिसीज यही होंगी कि क्या कंप्यूटर पे फायरवॉल इनेबल्ड है। ये बातें मैं बार बार कहूंगा, क्या कंप्यूटर पे विंडोज अपडेट का प्रोसेस हुआ है, क्या कंप्यूटर पे विंडोज अपडेट के प्रोसेस के अलावा एंटीवायरस इंस्टॉल है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें होती हैं। अच्छा, उसके बाद रेमिडिएशन सपोर्ट ये कि अगर कोई कंप्यूटर उस हेल्थ रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहा तो क्यों ना एक सॉर्ट ऑफ एक आपका एनवायरनमेंट बना हुआ हो जो जहां उस कंप्यूटर को ले जाएं, उसको जो है वैक्सीनेशन करें, उसको टीके शीके लगाएं और फिर वापस ले आएं, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि रेमिडिएशन सपोर्ट ये है कि आप कंप्यूटर एक आपने एनवायरनमेंट सेपरेट बनाया होता है जो रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट होता है, वहां पे आप कंप्यूटर को ले जाते हैं। कंप्यूटर अगर नैप पॉलिसी को कंप्लाई नहीं कर रहा तो उसको एक और नेटवर्क में डाल दिया जाता है जिसे हम रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क कहते हैं, और उस नेटवर्क में हमारे रेमिडिएशन सर्वर्स पड़े हुए होते हैं। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि रेमिडिएशन सर्वर का मतलब ये नहीं है कि कोई रोल है जो इंस्टॉल करना पड़ेगा, कोई खास रोल। बेसिकली देयर इज नो रोल विद द नेम रेमिडिएशन सर्वर, ठीक है। रेमिडिएशन सर्वर का मतलब है कि जिस किस्म की रेमेडी चाहिए उसी किस्म का सर्वर वहां पे मौजूद होगा। लाइक आप कहते हैं कि मेरा जो कंप्यूटर है उस पे एंटीवायरस नहीं है तो फिर एंटीवायरस सर्वर जो होगा वो आपका रेमिडिएशन सर्वर है। अगर आप कहते हैं मेरा जो कंप्यूटर है उस पर विंडोज अपडेट का प्रोसेस नहीं हुआ हुआ तो फिर आपका रेमिडिएशन सर्वर वो होगा जिसपे WSUS इंस्टॉल है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि किस किस्म की पैचिंग आपने करनी है। उसके बाद ये आपको बता रहा है कि नैप क्या नहीं कर सकता, ताकि आप नैप के कॉन्सेप्ट को गलत ना ले जाएं। NAP cannot prevent authorized users with compliant computers from performing malicious activity on the network। देखिए, NAP कोई एक्सेस कंट्रोल सिस्टम नहीं है। अगर आपका कंप्यूटर जो है NAP ने चेक की कंप्लायंस, ठीक है, आपका कंप्यूटर कंप्लायंट था, डज इट मीन कि अब उससे अगर बैठ के आपका जो ऑथोराइज यूजर है कोई मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो ये NAP के मैंडेट में नहीं आता। इसके लिए तो आपके पास और है, डायनामिक एक्सेस कंट्रोल है, इसके लिए ये आपके पास और दूसरी यूटिलिटीज हैं। नैप की कैपेबिलिटी सिर्फ ये है कि वो कंप्यूटर को एनवायरनमेंट में होते हुए चेक कर लेता है कि कंप्लायंट है या नहीं। उसके बाद जनाब नैप क्या नहीं कर सकता, नैप कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट नेटवर्क एक्सेस फॉर कंप्यूटर्स दैट आर रनिंग विंडोज वर्जन्स प्रीवियस टू विंडोज XP SP2, ठीक है, व्हेन एक्सेप्शन रूल्स आर कॉन्फ़िगर्ड फॉर दोस कंप्यूटर्स। आप इन कंप्यूटर्स के लिए एक्सेप्शन रूल बना देते हैं ताकि ये भी एनवायरनमेंट में यूज हो सके। तो अगर XP से SP2 से पहले कंप्यूटर है तो उन ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स में नैप की सपोर्ट नहीं है। तो अगर ऐसे कंप्यूटर यूज हो रहे हैं तो उनको नैप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं जो आपने याद रखनी है। अच्छा जी, नैप सिनेरियोज देख लें। नैप हेल्प्स यू वेरीफाई द हेल्थ स्टेट ऑफ रोमिंग लैपटॉप, विजिटिंग लैपटॉप, अनमैनेज्ड होम कंप्यूटर्स और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, ठीक है। यानी इन जनरल तो कंप्यूटर्स को यूज करना है, उस सिनेरियो उसने बता दी कि ऐसा भी हो सकता है आपके पास लैपटॉप है, आप जस्ट उन्हें चेक कर रहे हैं। आप ये भी हो सकता है कि जो रिमोट ब्रांचेस हैं आपकी उनके जो कंप्यूटर्स हैं उन्हें आप चेक कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये भी नहीं कॉन्सेप्ट बना लेना कि नैप की जो फैसिलिटी है वो सिर्फ पोर्टेबल कंप्यूटर्स के लिए, इवन जो आपकी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं उन्हें भी चेक किया जा सकता है, जैसा कि यहाँ इसने आपको बताया कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को भी चेक किया जा सकता है, ठीक है। तो नैप को आपने पोर्टेबल कंप्यूटर्स तक महदूद नहीं करना जी। ये इंपॉर्टेंट अब बात आ गई। देखें, सबसे पहले तो एक बात याद रखें कि जब आप नैप को इंप्लीमेंट करते हैं तो नैप के ऊपर यानी नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन का जो आपके पास फैसिलिटी है
जिस कंप्यूटर पे भी इंस्टॉल आपने की होगी, उस कंप्यूटर पे रिक्वेस्ट डायरेक्टली नहीं जाएगी, बल्कि एक मिडिल पार्टी होगी, और दैट मिडिल पार्टी कैन बी आई वुड से वीपीएन सर्वर। ठीक है, सबसे आसान जो आपको समझ में आएगी वो तो डीएससीपी है। ठीक है, लेकिन जो चीज मैं आपको यहां समझाना चाह रहा हूं वो ये कि नैप पे रिक्वेस्ट डायरेक्टली क्लाइंट की नहीं पहुंचती, बल्कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट किसी जगह आ रही है और वहां से उस रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है। आप ये देखें ना, कोई एक पोर्टेबल कंप्यूटर की जैसे हम एग्जांपल लें जो हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा, तो पोर्टेबल कंप्यूटर किसी इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस किस तरह होता है। आप लैपटॉप लाए ऑफिस में और आपने जो ईथरनेट कनेक्शन दिया हुआ था वॉल पे, उसके साथ आपने अपना लैपटॉप अटैच कर लिया। अब होगा क्या, जैसे ही आप लैपटॉप अपना अटैच करेंगे, नेटवर्क केबल को प्लग इन करेंगे एनआईसी में, तो रिक्वेस्ट जाएगी और वो रिक्वेस्ट रिसीव होगी स्विच की पोर्ट पे। स्विच की वो पोर्ट जो उस पर्टिकुलर जो आपका आउटपुट है उसके साथ कनेक्टेड है। अब अगर हम स्विच की उस पोर्ट पे कॉन्फ़िगरेशन कर दें कि अगर इस पोर्ट पे रिक्वेस्ट आती है कि एक नया कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ है, तो स्विच जो है इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करे किस पे, नैप पे। ठीक है, तो आपने यानी एक तरीका ये है कि आप नैप की पॉलिसीज को इन्फोर्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्विचेस। और स्विच का क्या के लिए क्या जरूरी है, यहाँ पे देखें सेकंड जो इसने मेथड मेंशन किया है, 802.1x enforcement for IEEE 802.1x authenticated wired और वायरलेस कनेक्शंस। ठीक है, आपका एक्सेस पॉइंट भी हो सकता है वायरलेस का। बेसिकली ऐसे स्विचेस जो 802.1x ऑथेंटिकेशन का जो स्टैंडर्ड है उसे सपोर्ट करते हैं, उनमें ये फैसिलिटी ऑन की जा सकती है। ठीक है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। लाइक सिस्को के जो स्विचेस हैं उनमें आप ये काम कर सकते हैं। स्विच की जो पोर्ट है उस पर जाके आप कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, 802.1x ऑथेंटिकेशन इनेबल कर देते हैं। उसके बाद ये होता है कि स्विच की वो पोर्ट इनिशियलाइज जब होती है तो वो रिक्वेस्ट भेजती है किस पे, एक्सेस सर्वर पे भेजती है, लेकिन आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं नैप के साथ। ठीक है, अच्छा इसी तरह उसने आईपीसेक एनफोर्समेंट भी बताई है कि वीपीएन के लिए भी आप कर सकते हैं। आप अगर गौर से देखें तो ये जितने भी इसने मेथड्स लिखे हैं, इन मेथड्स को देख के क्या जहन में आता है आपके, बताएं मुझे कोई ऐसी एक बात बताएं जो इन सारे मेथड्स को कवर करती हो। शाबाश जी। खामोशी। सर आरएएस। रिमोट एक्सेस सर्वर। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा। आप बेसिकली ये देखें कि ये जितने भी मेथड्स लिखे हुए हैं, ये मेथड जो फैसिलिटी क्लाइंट को देते हैं, अपने क्लाइंट को, जैसे डीएससीपी है, तो सॉर्ट ऑफ इस तरह नहीं है कि जैसे कंप्यूटर जो है वो एनवायरनमेंट में इन हो रहा होता है। देखें इसे, जी सर। देखें फॉर एग्जांपल हम डीएससीपी की बात करते हैं। अब डीएससीपी सर्वर है, जब तक डीएससीपी सर्वर क्लाइंट को आईपी एड्रेस नहीं देगा, क्लाइंट एनवायरनमेंट में नेटवर्क को यूज कर सकता है? नहीं सर। नहीं कर सकता ना उस्मान। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस है। डायरेक्ट एक्सेस हमने लास्ट टाइम किया था, पढ़ा था। डायरेक्ट एक्सेस के साथ अगर क्लाइंट कनेक्ट नहीं हुआ तो क्या वो एनवायरनमेंट को यूज कर सकता है? नहीं कर सकता। वीपीएन है, जब तक वीपीएन सर्वर से कनेक्ट होगा और वीपीएन सर्वर उसे कनेक्टिविटी अश्योर नहीं करेगा, क्लाइंट एनवायरनमेंट में इन नहीं हुआ। सेम विद आईपीसेक। इसी तरह 802.1x स्विचेस की अगर बात करें, तो स्विच अगर अपनी पोर्ट को शट डाउन रखता है, ठीक है, तो वो कंप्यूटर जो है वो एनवायरनमेंट में इन नहीं हुआ। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये जो मेथड्स हैं, ये मेथड जिस भी कंपोनेंट पे आप इन्फोर्स करेंगे, बेसिकली ये मेथड सॉर्ट ऑफ गेटवे है, एक गेट लगा हुआ है, और उस यानी जितने भी गेट्स थे ना आपके एनवायरनमेंट में इन होने के, आपके एनवायरनमेंट में इन होने वाले गेट्स क्या थे? डायरेक्ट एक्सेस था, वीपीएन सर्वर था, ठीक है, स्टैंडर्ड आईपीसेक आपका कनेक्शन था, उसके बाद स्विचेस थे, डीएससीपी था। तो उन गेट्स पे आपने क्या किया? चेक लगा दिया। उन गेट्स पे जाके गार्ड को कहा है कि जो भी आए पहले उसकी रिक्वेस्ट जो है उस पे उसकी हेल्थ स्टेटस जो है वो चेक करके वो मेरे पास भेजना है। और एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे आपने नैप सर्वर लगा दी है, वो हेल्थ टेस्ट करके और रिप्लाई करता है। वो हेल्थ को टेस्ट करता है कि क्या हेल्थ की जो इंफॉर्मेशन क्लाइंट ने भेजी है
वो इन्फॉर्मेशन मेरी पॉलिसी के साथ मैच करती है, अगर मैच करती है तो क्लाइंट को आने देता है, वरना नहीं आने देता। तो अगर आप और से देखें, इसको विजुअलाइज करें, इस तरह बात आपको बहुत आसान हो जाएगी समझना कि जो नैप इन्फोर्समेंट मेथड का मतलब है इन जनरल a method by which you enforce NAP policies। क्लाइंट साइड पे जो नैप पॉलिसीज इन्फोर्स की जाती है ना, नैप खुद नहीं जाता। इट्स नॉट लाइक कि आपने एक कंप्यूटर पे नैप इंस्टॉल कर दिया, क्लाइंट आता है तो नैप से वो डायरेक्टली इंटरेक्ट होगा। नो, नेवर। नैप कभी भी क्लाइंट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होता। क्लाइंट जब आएगा तो वो किसी गेट पे आएगा। दैट गेट कैन बी अ डायरेक्ट एक्सेस सर्वर, दैट गेट कैन बी अ डीएचसीपी क्लाइंट और 802.1x, ठीक है, वीपीएन सर्वर हो सकता है। अब वो जो गेट है उस पे क्लाइंट को रोका जाएगा, उसकी हेल्थ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। ये भी हम देखते हैं टेक्निकली ये हेल्थ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से मतलब क्या है, और वो हेल्थ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके नैप को भेजी जाएगी। अगर नैप ओके कर देता तो क्लाइंट इन हो जाएगा, अगर नैप ओके नहीं करता तो क्लाइंट इन नहीं होगा, ठीक है। ओके, आगे इनकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ठीक है, कि ये बेसिकली जो जो इन्फोर्समेंट मेथड है वो उसके की पॉइंट्स क्या हैं। तो आगे आ जाए, डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिएगा, अगर इसमें कोई पॉइंट आपका बने, या चले हम खुद इसको एक दफा रीड कर लेते हैं। लाइक मेथड, फर्स्ट मेथड है आईपीसेक इन्फोर्समेंट फॉर आईपीसेक प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन। इसमें क्या कहता है, की पॉइंट्स आपको बता रहा है, कंप्यूटर मस्ट बी कंप्लायंट टू कम्युनिकेट विद अदर कंप्लायंट कंप्यूटर्स। देखिए ये बात तो सब में लिखी हुई होगी, ये स्टेटमेंट आपको सब में नजर आएगी। दूसरा पॉइंट जो इसमें लिखा हुआ है आईपीसेक के रेफरेंस से, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नैप इन्फोर्समेंट टाइप एंड कैन बी अप्लाइड पर आईपी एड्रेस और प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर। वो कह रहा है सबसे जो स्ट्रॉन्ग नैप इन्फोर्समेंट मेथड है दैट इज आईपीसेक इन्फोर्समेंट मेथड, और इसको आप ऑन द बेसिस ऑफ आईपी एड्रेस और ऑन द बेसिस ऑफ पोर्ट नंबर बोथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पोर्ट बेस्ड पे भी इंप्लीमेंटेशन इसकी हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ पोर्ट नंबर्स, और इसकी इंप्लीमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ आईपी एड्रेस भी हो सकती है। उसके बाद वो कहता है 80.1x, इसमें क्या है, इसमें की पॉइंट्स हैं, कंप्यूटर मस्ट बी कंप्लायंट टू ऑब्टेन अनलिमिटेड एक्सेस थ्रू एन 80.1x कनेक्शन, ठीक है। वही ये मैंने आपको बताया था, ये कंप्यूटर मस्ट बी कंप्लायंट, ये सब में बात लिखी होगी। बेसिकली इसका ताल्लुक स्विच की पोर्ट से, और वो स्विच लेयर 2 भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो वायरलेस एक्सेस पॉइंट हो, क्योंकि दोनों वायर्ड और वायरलेस दोनों नैप को क्यूरी कर सकते हैं। VPN enforcement for remote access connections देख लें, कंप्यूटर मस्ट बी कंप्लायंट टू ऑब्टेन अनलिमिटेड एक्सेस थ्रू रिमोट एक्सेस कनेक्शन, ठीक हो गया। डायरेक्ट एक्सेस में भी यही बात है, और साथ में क्या लिखा है, फॉर नॉन कंप्लायंट कंप्यूटर्स एक्सेस इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ डिफाइंड ग्रुप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर। आपको कहता है कि अगर यूजर, आपको याद हो डायरेक्ट एक्सेस में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर्स बताने होते थे, हम खुद बताते थे। जब आप डायरेक्ट एक्सेस को कॉन्फ़िगर करते हैं ना, तो उसमें आप बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर कौन कौन से हैं जिनके साथ क्लाइंट अटैच हो सकता है, ठीक है। तो उसी की बात कर रहा है कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर्स हैं, आप ये कर सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सेस के केस में यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर दें कि वो सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर्स तक सिर्फ जा सकता है, यानी वो जो उसको एप्लीकेशन सर्वर्स और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर्स की आप सपोर्ट दे रहे थे, दैट इज सब्जेक्ट टू क्लाइंट कंप्लायंट स्टेटस। अगर तो कंप्लायंट हो जाता है फिर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर नॉन कंप्लायंट है तो फिर रिस्ट्रिक्शन उस पर लगेगी। अच्छा, उसके बाद डीएससीपी इन्फोर्समेंट है, ये भी देख लें। पहली बात तो वही होगी, कंप्यूटर मस्ट बी कंप्लायंट टू receive an unlimited access IPv4 address configuration from DHCP. This is the weakest form of NAP enforcement. उसकी वजह ये है, इसकी वजह बताएं मुझे कि ये वीकेस्ट फॉर्म क्यों है, ये नैप इन्फोर्समेंट की वीकेस्ट फॉर्म क्यों है। शाबाश, चले मैं बता देता हूं। देखें, वीकेस्ट इसलिए है क्योंकि अगर तो आप वीपीएन की या 802.1x की बात करें, या इवन डायरेक्ट एक्सेस की, तो उसमें तो क्लाइंट के पास चॉइस ही नहीं है। लेकिन अगर आप डीएससीपी इन्फोर्समेंट की बात करते हैं तो इसमें तो क्लाइंट के पास चॉइस है। क्लाइंट स्टैटिक आईपी दे देता है तो फिर डीएससीपी इन्फोर्समेंट को तो बात बाईपास कर गया ना, यानी डीएससीपी इन्फोर्समेंट तो बीच में उसी वक्त आएगी जब क्लाइंट इज कॉन्फ़िगर टू ऑब्टेन आईपी एड्रेस फ्रॉम डीएससीपी सर्वर। इफ क्लाइंट इज यूजिंग स्टैटिक आईपी एड्रेस, तो क्लाइंट जो है वो उस केस में तो क्लाइंट वॉन्ट रिक्वेस्ट आईपी एड्रेस फॉर डीएससीपी। जब रिक्वेस्ट ही नहीं करेगा फ्रॉम डीएससीपी तो फिर डीएससीपी की तो इन्वॉल्वमेंट ही खत्म होगी ना, डीएससीपी को बाईपास कर गया। दैट इज वाई ये वीकेस्ट फॉर्म है नैप की।
अच्छा जी, नया प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर आप देख लें, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ लेके आता हूँ, अदरवाइज आप जो है बोर होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे देखें, इसने एक तो चीज आपको बताई है कि इंटरनेट है, उसके साथ हमारा पैरामीटर नेटवर्क लगा हुआ है, और पैरामीटर नेटवर्क के अंदर ही वीपीएन सर्वर है। ठीक है, अब जाहिर है इंटरनेट से जो भी यूजर आएगा वो पहले तो आएगा हमारे जो पैरामीटर नेटवर्क है उसके अंदर, यानी एक मिनट जनाब, इसको हमें करना पड़ेगा। कह रहे हैं एक मैंने काम किया है वो, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है? जी सर। ओके, वो मैसेज मुझे आया ना स्काइप पे, तो आई थॉट ओके जी। ये देखें क्लाइंट जो आ रहा है, मैं कहता हूँ क्लाइंट यहां से आया, ठीक है जी। अब क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी वीपीएन सर्वर पे, ये हमारा वीपीएन सर्वर, ठीक है जी। अब ये जो वीपीएन सर्वर है, इसको मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि ये रिक्वेस्ट को भेजे किसके पास, पहले इसका हेल्थ टेस्ट हो, तो पहले रिक्वेस्ट जो है वो इसके पास आती है, ये नेप हेल्थ पॉलिसी सर्वर, ठीक है। अगर इससे हेल्थ उसकी ओके चेक हो जाती है तो ठीक है, फिर उसको इस एनवायरनमेंट की एक्सेस दे दी जाएगी। लेकिन अगर उसकी हेल्थ का स्टेटस ठीक नहीं मिलता तो उसे कहां भेज दिया जाएगा फिर, ये रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क। यहाँ पे हमारे पास ये देखें, ये रेमेडिएशन सर्वर लगे हैं, ये रेमेडिएशन सर्वर फिर उसको टीके लगाएंगे, उसको ठीक करेंगे, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए कह देता हूँ, टीके लगाएंगे बेसिकली उस पर, यानी जो भी रेमेडी के लिए आपने तरीकेकार डिफाइन किया है डिपेंडिंग अपॉन टाइप एंड एक्सेस, वो फिर उसके मुताबिक रेमेडी हो जाएगी। तो यहाँ इसने सारे कंपोनेंट आपको बताएं, इनमें से कुछ कंपोनेंट जो हैं वो ऑप्शनल हैं, जैसे ये इसने लिखा है हेल्थ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, ये आईपीसेक में चाहिए वरना नहीं चाहिए, ठीक है। और रेमेडिएशन भी, आप रेमेडिएशन सर्वर के बगैर भी नैप का इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। आप कहते हैं कंप्लायंट होता है नेटवर्क में आने दो, कंप्लायंट नहीं है तो बार बैक उसे नहीं आ सकता, नो रेमेडिएशन सर्वर। तो कुछ कंपोनेंट्स जो है इसमें जो मेंशन किए गए वो ऑप्शनल भी हैं। और इसी तरह ये देखें इसमें ऊपर 802.1x डिवाइसेस लगाई हुई हैं, ठीक है, स्विचेस लगे हुए हैं। इन स्विचेस पे भी रिक्वेस्ट आती है, तो ये रिक्वेस्ट को पहले उसका कंप्लायंट स्टेटस चेक करते हैं बाय रिक्वेस्टिंग क्लाइंट्स रिक्वेस्ट टू नैप हेल्थ पॉलिसी सर्वर, ठीक है। अभी मैं आपको हेल्थ पॉलिसी सर्वर दिखाता हूँ ताकि थोड़ा सा आपके जहन में खाका बने, अदरवाइज ये बात सारी हवा में रहेगी। नहीं जी, हम आते हैं 2012 में, और यहाँ पे सबसे पहले देखें हमने नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस हमने इंस्टॉल किया हुआ था, तो ये जनाब नेटवर्क पॉलिसी सर्वर ऐसे ओपन कर लें, और यहाँ पे आप देखें आपको नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन नजर आ रहा हो, ये हमारे पास नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन है, ठीक है। इसको भी मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ, लेकिन मैं पहले कुछ चीजें आपको दिखाऊं। दो कंपोनेंट्स जो है वो अंडरस्टैंड कर लें आप, तो सारी बात जो है वो आसान हो जाएगी। और वो दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? वो दो कंपोनेंट्स हैं, एक है SHV और एक है SHA, ठीक है जी। ये जो है ये सर्वर कंपोनेंट है, और ये जो है ये क्लाइंट कंपोनेंट है, ठीक है। SHV क्या है? SHV है जनाब सिस्टम हेल्थ वैलिडेटर, ठीक है। और SHA है सिस्टम हेल्थ एजेंट, ठीक है। ये एजेंट है, ये वैलिडेटर है। वैलिडेटर रिक्वेस्ट करेगा फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ क्लाइंट, और इस पर रिस्पॉन्ड कौन करेगा? SHA रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। और इसीलिए हमारे पास यहाँ सर्विस भी होती है, मैं सर्विसेज ओपन करता हूँ, यहाँ पे जनाब हम करते हैं
ये जनाब देखें क्या लिखा हुआ है, नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन एजेंट, ठीक है। और ये बेसिकली आपका काम कर रहा है SHA का, ठीक है, इसे आप SHA कह सकते हैं। ये स्टेटस बताता है, और स्टेटस को इंक्वायर कौन करता है, SHV। SHV क्या है, वैलिडेटर, सिस्टम हेल्थ वैलिडेटर। अब SHV क्या क्या इंक्वायर करेगा हेल्थ में, ये आप यहां बताते हैं पॉलिसी में। मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ, सेटिंग्स में जाता हूँ, डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ। ये देखें आप, यहाँ आपको ये बातें समझ में आएंगी। देखें इस वक्त क्या है, फायरवॉल इज एनेबल्ड, यानी आप बता रहे हैं अ फायरवॉल इज एनेबल्ड ऑन फॉर ऑल नेटवर्क कनेक्शंस। अब ये फायरवॉल को चेक करेगा। एंटीवायरस है, एंटीवायरस को चेक करेगा। उसके बाद स्पाईवेयर, सॉरी ऑटोमेटिक अपडेट्स हैं, ऊपर आए थोड़ा सा, ये स्पाईवेयर प्रोटेक्शन है, इसे चेक करेगा। अब बेसिकली ये आप SHVs को कॉल कर रहे हैं, हर काम के लिए एक SHV मौजूद है जो इन चीजों को वेरीफाई करेगा। बात समझ में आती है? तो ये बेसिकली यहां से आप सिस्टम हेल्थ वैलिडेटर, टाइटल देखें क्या दे रहा है, चूज पॉलिसी सेटिंग्स फॉर विंडोज सिक्योरिटी हेल्थ वैलिडेटर्स। यहां से आप वैलिडेटर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर और देखेंगे। ओके जी, लेसन 2 में हमने क्या देखना है, ओवरव्यू ऑफ नैप एनफोर्समेंट प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पे वो 4 एनफोर्समेंट है, उनको हम देख लेंगे, उसके बाद एक हम पॉलिसी बना के देख लेंगे, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये जनाब इसने एक डायग्राम बना के आपको बता दिया है कि नैप एनफोर्समेंट किस किस फॉर्म में इंप्लीमेंट हो सकती है। अगर आपको प्रीवियस डायग्राम याद हो तो इस डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि हेल्थ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑप्शनल कंपोनेंट है, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी IPsec में। अब आप अगर अगली डायग्राम पे आए तो उसमें देखें हेल्थ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी वहां आ रहा है जहां पे SSL इन्वॉल्व हो रहा है और वेब VPN टाइप चीज बन रही है, ये आप देखें, ठीक है। ये आपका हेल्थ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है। उसके बाद ये है, ये आपका DHCP वाला केस है। ये आपके एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है जो VPN सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। इसने कोई रिलेशनशिप इस तरह शो नहीं किया, ये VPN यहाँ लगा है, इसको HRA की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद ये नैप क्लाइंट है जो स्विचेस के साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहां उसने बताया कि नैप को इन्फोर्स करने के लिए यू नीड अ नैप एनफोर्समेंट सर्वर, और नैप एनफोर्समेंट सर्वर बेसिकली कह लें कि नैप एनफोर्समेंट विद द हेल्प ऑफ सर्वर होती है। और ये सर्वर वो है जो एज अ गेटवे सर्वर एक्ट कर रहा होता है। ये मैंने समझाने के लिए गेटवे कह दिया। आप देखें ना, आपका लैपटॉप जब आता है तो वो किस किस फॉर्म में आ सकता है। आपका लैपटॉप VPN सर्वर से कनेक्ट हो सकता है, आपका लैपटॉप इसमें यहाँ पे VPN के साथ ही समझ लें डायरेक्ट एक्सेस को भी कवर किया, इसने अलग से नहीं बनाया, लेकिन VPN हो गया, डायरेक्ट एक्सेस सर्वर हो गया, DHCP सर्वर हो गया, ठीक है। ये बेसिकली आपके वो सर्वर्स हैं जो कह लें कि ये आपके वो सर्वर्स हैं जिनके थ्रू क्लाइंट किसी भी इन्वायरमेंट में इन होता है। तो पहले इनसे इनके साथ क्लाइंट का इंटरेक्शन होगा और उसके बाद क्लाइंट उस सर्वर पे आएगा जिसने नेटवर्क में क्लाइंट को इन करना है। अच्छा, ये जो इसने ऊपर दिखाया है ना HTTP और HTTPS कनेक्शन विद HRA हेल्थ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, बेसिकली इसकी जरूरत होगी क्लाइंट को। क्लाइंट जब VPN सर्वर पे जाता है तो VPN सर्वर के लिए वो पहले अपना हेल्थ का सर्टिफिकेट लेता है जो कि उसे हेल्थ पॉलिसी सर्वर देगा। उससे सर्टिफिकेट लेके आता है और उसके बाद वो सर्टिफिकेट वो VPN सर्वर को दिखा देता है, ठीक है। और यहाँ पे इसने डायरेक्ट एक्सेस सर्वर सेपरेटली नहीं दिखाया, वो अब आपको यानी समझ लें कि एक एक इसमें लाइन और ऐड हो जाएगी। इसी तरह इसने लेफ्ट साइड पे आपको रेमिडिएशन सर्वर बताया है। उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि रेमिडिएशन सर्वर जो है वो बेसिकली एक सर्वर है जिसपे आपने लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक सर्वर को डोमेन कंट्रोलर बनाता हूँ, उस पे इंस्टॉल कर देता हूँ विंडोज सॉफ्टवेयर अपडेट सर्विसेज, उस पे मैं इंस्टॉल कर देता हूँ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अब वही सर्वर हमारा रेमिडिएशन सर्वर बन। तो रेमिडिएशन सर्वर कोई सेपरेट चीज नहीं है, ये एक ऐसा सर्वर है जिसपे एडिशनल आपने चीजें इंस्टॉल की। ओके जी, IPsec अब वन बाय वन हम सारी इन्फोर्समेंट पढ़ेंगे क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन्फोर्समेंट स्पेसिफिक हैं।
सबसे पहले बात कर रहा है IPsec इन्फोर्समेंट की, ठीक है। की पॉइंट्स ऑफ IPsec NAP enforcement include the IPsec NAP enforcement comprises a health certificate server and an IPsec NAP EC, ठीक है। ये बेसिकली सेटिंग्स हैं जो क्लाइंट के लिए आपने कॉन्फ़िगर की हुई होती हैं और उन्हीं सेटिंग्स की ये बात कर रहा है। आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड पे बताया था कि ये जो इसने ईसी लिखा है ना, ये कोई ईसी खास चीज नहीं, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है बेसिकली, और ये सर्टिफिकेट क्लाइंट को लेना पड़ेगा फ्रॉम हेल्थ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी सर्वर। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी प्रीवियस स्लाइड में कि HRA जो है हेल्थ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, आपने बस इतना याद रखना है फिलहाल कि HRA की जरूरत सिर्फ VPN के लिए, IPsec कह रहे हैं, ठीक है। IPsec, अगर आप IPsec के थ्रू इन्फोर्समेंट कर रहे हैं देन यू नीड HRA, वरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए उसने बात की है कि अगर आप IPsec NAP इन्फोर्समेंट कर रहे हैं तो यू नीड IPsec NAP एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। नीचे उसकी डिटेल बता रहा है, The health certificate server issues X.509 certificate to quarantine clients when they are verified as compliant, ठीक है। यानी एक क्लाइंट था, उसके पास यानी हेल्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं था, तो नैप ने उसको नॉन कंप्लायंट कर दिया। नॉन कंप्लायंट करने की वजह से उसको फेंक दिया गया रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क में। उसके बाद उसने रेमिडिएशन सर्वर से कांटेक्ट किया। रेमिडिएशन सर्वर वही था जो सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, और सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लिया। जब वो सर्टिफिकेट उसे मिल जाएगा तो अब वो यानी वो क्वारंटीन क्लाइंट जो है वो वेरीफाई हो गया एज अ कंप्लायंट, अब वो प्रोडक्शन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। सर्टिफिकेट्स आर देन यूज्ड टू ऑथेंटिकेट नैप क्लाइंट्स व्हेन दे इनिशिएट IPsec secured communication with other NAP clients on an intranet। वो कह रहा है IPsec NAP enforcement जो है उसकी जरूरत उस वक्त पड़ेगी जब आपके एनवायरनमेंट में वो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं जिनको IPsec के लिए भी इनेबल किया और वो IPsec को यूज करते हुए कम्युनिकेट करना चाहते हैं। देखें IPsec जब आप पढ़ेंगे तो उसमें हम एक चीज पढ़ेंगे, लॉजिकल नेटवर्क। IPsec आपको लॉजिकल नेटवर्क प्रोवाइड करता है। यदि आपके पास 400 नोड्स का एक नेटवर्क बना हुआ था और उसमें आपने IPsec इंप्लीमेंट कर दिया है 20 नोड्स पे, तो अब वो 20 नोड्स जब कम्युनिकेशन करेंगी तो उनको रेस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट वॉच नहीं कर सकता, तो ये सॉर्ट ऑफ लॉजिकल नेटवर्क बन गया। तो उन्हीं 20 नोड्स के लिए मैंने IPsec इन्फोर्समेंट कॉन्फ़िगर की है, ताकि वो जब आपस में कम्युनिकेट करें तो उससे पहले वो अपना जो सिक्योरिटी स्टेटस है वो वेरीफाई करवाएं नैप पॉलिसी सर्वर के साथ, और उसके लिए सर्टिफिकेट लें, वो नैप एनफोर्समेंट सर्टिफिकेट लें। किससे लें? हेल्थ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी सर्वर के। अच्छा जी, उसके बाद IPsec एनफोर्समेंट कन्फाइंस द कम्युनिकेशन ऑन अ नेटवर्क टू दोज नोड्स दैट आर कंसिडर्ड कंप्लायंट, ठीक है। IPsec एनफोर्समेंट इस चीज को रिस्ट्रिक्ट कर देगी कि सिर्फ वो कंप्यूटर्स IPsec यूज कर सकेंगे that are considered as compliant, जिनका हेल्थ टेस्ट हो चुका है। You can define requirements for secure communication with compliant clients on a per IP or per UDP/TCP पोर्ट नंबर। ओके, ये डेफिनेटली आप कर सकते हैं कि आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको बाइंड कर सकते हैं IP के लिए या पर्टिकुलर पोर्ट के लिए। इसी तरह 80, अब अभी तो हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की है IPsec एनफोर्समेंट की। 802.1x एनफोर्समेंट की जरूरत आप उस वक्त आपको पड़ेगी जब आप कहते हैं कि यार नैप पॉलिसी तो लगानी है, लेकिन नैप पॉलिसी हमने लगानी है स्विच के थ्रू। कि क्लाइंट जब स्विच के साथ कनेक्ट हो तो पहले उस पर पॉलिसी टेस्ट हो, यानी स्विच उसका हेल्थ इंफॉर्मेशन स्टेटस गेट करे और नैप पॉलिसी सर्वर उस हेल्थ स्टेटस को चेक करके डिसाइड करे कि स्विच की पोर्ट एक्टिवेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देख लें की पॉइंट्स क्या हैं। की पॉइंट्स ऑफ 802.1x वायर्ड और वायरलेस नैप एनफोर्समेंट। फर्स्ट क्या है? कंप्यूटर मस्ट बी कंप्लायंट टू ऑब्टेन अनलिमिटेड नेटवर्क एक्सेस थ्रू एन 802.1x ऑथेंटिकेटेड नेटवर्क कनेक्शन। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये पॉइंट सब में कॉमन होगा कि जब तक आप कंप्लायंट नहीं है, एनफोर्समेंट कहते ही सहेंगे जो आपका कंप्यूटर है दैट इज बाउंड टू कंप्लाई पॉलिसी, ठीक है, या पॉलिसी को कंप्लाई करे और या फिर उससे कनेक्ट नहीं किया जाएगा। Non-compliant computers are limited through a restricted access profile that the Ethernet switch or wireless access point places on the connection। जो non-compliant computers हैं उनको बेसिकली मैं आपको इसमें एक चीज बताता हूँ। सिस्को में ये काम हम करते हैं और CCI में हम ये पढ़ते भी हैं, इसलिए मेरे जहन में आ गया। बेसिकली CCI में ACS जो आपका ACS सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन, उसमें हम एक चीज करते हैं जिसे हम कहते हैं पॉस्चर वैलिडेशन, ठीक है। तो सिस्को में जो ACS की हेल्प से स्विचेस
पोस्चर वैलिडेशन कर रहे हैं, ये वही चीज है। ठीक है, ये मैंने इसलिए बता दिया कि आप में से वो लोग जिन्होंने सीसीएनपी सिक्योरिटी पढ़ा हुआ है उनको ये बात समझ में आ जाए। एनी हाउ, नॉन कंप्लायंट कंप्यूटर्स आर लिमिटेड थ्रू ए रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोफाइल, यानी जो नॉन कंप्लायंट कंप्यूटर्स हैं उनको रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क में फेंक दिया जाएगा ताकि वो रिस्ट्रिक्ट रहें, ताकि उनकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनकी शॉर्ट कमिंग्स की वजह से पूरा एनवायरनमेंट खराब ना हो। Restricted access profiles can specify IP packet filter or a VLAN identifier that corresponds to the restricted network. वो कह रहा है restricted access profile का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि या तो जो कंप्यूटर है उसको एक ऐसी VLAN में डाल दिया जाए जो restricted हो, या कंप्यूटर पे स्पेसिफिक पैकेट फिल्टर्स अप्लाई कर दिए जाए जो उसकी सर्टेन पोर्ट्स जो है उन्हें ब्लॉक कर दे। ठीक है, तो इट्स अप टू यू कि आप उस पर क्या किस किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर है जब एक हेल्दी कंप्यूटर नहीं है वो, ये इसी तरह है जैसे कंपनी में कोई बंदा आया जिसका अभी सिक्योरिटी चेक क्लियरेंस हो रही है, अभी वो क्लियरेंस वेरीफाई नहीं हुई या उस क्लियरेंस में कोई इशू हो गया, तो उससे आप कहते हैं कि आप जरा ये साइट पे बैठ जाए। ठीक है, तो आप उसे जो है वो गेस्ट रूम में या एक ऐसे एनवायरनमेंट में उसे बिठा देते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो इसी तरह नैप के पास भी एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट मौजूद है जहां पे उठा के कंप्यूटर को फेंक दिया जाता है, यानी उस पर्टिकुलर वीलैन में डाल दिया जाता है जो रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह 8.0.1x enforcement actively monitors the health status of the connected NAP client and applies the restricted access profile to the connection if the client becomes non-compliant. ये इसने बात की है उन कंप्यूटर्स की जो कंप्लायंट हैं। ठीक है, कि नैप एनफोर्समेंट चेक करती रहती है कि जो क्लाइंट कंप्यूटर्स है दे स्टे कंप्लायंट। ठीक है, अगर वो किसी स्टेज पे कंप्लायंट नहीं रहते तो उनको जिस तरह आप नॉन कंप्लायंट को रेमेडिएशन सर्वर से ठीक करवा के उसके बाद प्रोडक्शन के एनवायरनमेंट में लेके आ रहे हैं, इसके रिवर्स प्रोसेस भी होगा कि अगर कोई कंप्यूटर था जो पहले कंप्लायंट था उसके बाद नॉन कंप्लायंट हो गया, यानी पहले उस पर एंटीवायरस मौजूद था, बाद में आपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रिमूव कर दिया, तो क्या होगा? जैसे ही रिमूवल होगा उसके बाद जैसे ही नैप की पॉलिसी दोबारा वेरीफाई करेगी उस कंप्यूटर को रिस्ट्रिक्टेड जो आपका रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क है उसमें भेज दिया जाएगा। उसकी वजह है कि उसने पॉलिसी को कंप्लाई नहीं किया, या ये कह लें कि वो पहले तो कंप्लाई कर रहा था बट नाउ उस पर मॉडिफिकेशंस कर दी गई जिसकी वजह से वो कंप्लायंट नहीं रहा, नॉन कंप्लायंट हो गया। वीपीएन एनफोर्समेंट देख लें, की पॉइंट्स ऑफ वीपीएन नैप एनफोर्समेंट। पहली बात तो वही कि कंप्यूटर मस्ट बी कंप्लायंट टू ऑब्टेन अनलिमिटेड नेटवर्क एक्सेस थ्रू ए रिमोट एक्सेस वीपीएन कनेक्शन। Non-compliant computers have network access limited through a set of IP packet filters that a VPN server applies to the connection. ठीक है, वो कहता है कि जो नॉन कंप्लायंट कंप्यूटर्स हैं उन पे हम सर्टेन आईपी पैकेट फिल्टर लगा देंगे जो कि वीपीएन सर्वर लगाएगा ताकि वो उनका जो कनेक्शन है वो रिस्ट्रिक्टेड रहे। वीपीएन एनफोर्समेंट एक्टिवली, अगेन वही बात जो प्रीवियस स्लाइड में देखी थी कि ये एक्टिवली मॉनिटर करती रहेगी नैप क्लाइंट को। अब किन क्लाइंट्स की बात कर रहा है? उन क्लाइंट्स की जो कंप्लायंट है, कि क्लाइंट है वो कंप्लायंट है तो उसकी जो सेटिंग्स हैं उनको मॉनिटर करता जाएगा ये वीपीएन एनफोर्समेंट का प्रोसेस। और अगर किसी स्टेज में उस पर से वो कंपोनेंट जिसने उसे कंप्लायंट किया था उसका स्टेटस चेंज हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है, फायरवॉल आपने डिसेबल कर दिया, तो दोबारा से वो कंप्यूटर डिक्लेयर हो जाएगा एज अ नॉन कंप्लायंट और जो भी एक्शंस आपने दिए हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर उन एक्शंस में आपने कहा कि उस कंप्यूटर को सेपरेट जो आपकी वीलैन है उसमें डाल दें, जो रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क है उसमें डाल दें। रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क का मतलब यही है कि एक सेपरेट वीलैन आपने बनाई हुई है जो आइसोलेटेड है, जिसमें जब कंप्यूटर चला जाता है तो वो उससे बाहर नहीं आ सकता, तो आप उसको उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में मूव करवा देंगे अगर वो नॉन कंप्लायंट हो जाता है। सर एक क्वेश्चन। जी प्लीज। सर ये अगर जैसे ये इसकी वजह से उसने क्लाइंट को आईपी दे दिया लेकिन उसका एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, तो सर उसके बाद क्लाइंट को कैसे पता लगेगा कि मेरी क्या क्या रिक्वायरमेंट मैं मीट नहीं करता, और इसमें वो रेमेडी सर्वर का रोल कहाँ गया? क्योंकि इसको तो फिर रेमेडी सर्वर के पास मैं आपको बताता हूँ, जो आपका रेमेडिएशन सर्वर है ना उसको तो लगाया ही जाएगा किस नेटवर्क में? रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क में। ये देखें आप इस डायग्राम में, ये आपका प्रोडक्शन था जो ऊपर वाला नेटवर्क है, ठीक है, और ये बड़ा मसला है, इसमें पेन पिक करें तो इसको ब्लैक कर देता है स्क्रीन को,
एक मिनट है, पहले से वापस देखें, अब इससे दोबारा पहले देखें। आप इस स्लाइड में देखें कि ये जो था आपका, ये तो था प्रोडक्शन का नेटवर्क, ये सारा, ठीक है, ये आपकी प्रोडक्शन थी, ये आपका रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क है ये वाला। अब आप देखें रेमिडिएशन सर्वर कहां लगाया गया है, रिस्ट्रिक्टेड में, ठीक है। एक क्लाइंट आया, उसको जनाब वो कंप्लायंट नहीं था, उसको मूव करवा दिया यहां पे, ठीक है। अब आपने जो कहा है कि उसे पता लगेगा कैसे कि वो कंप्लायंट नहीं है, उसका डिपेंडिंग अपॉन पॉलिसी आपका, जैसे आपने ये जो मैंने बताया आपको फायरवॉल का स्टेटस है या विंडोज अपडेट का स्टेटस है, वो कनेक्शन की प्रॉपर्टीज में नजर आएगा, ठीक है। यानी कंप्यूटर था वो स्विच के साथ कनेक्टेड था, स्विच की पोर्ट पे आपने 802.1x ऑथेंटिकेशन एनेबल की हुई थी, जिसकी वजह से रिक्वेस्ट को उसने स्विच ने भेज दिया नैप सर्वर के पास। नैप सर्वर ने उसकी हेल्थ जो है वो टेस्ट की और हेल्थ टेस्ट करके उसे पता लगा कि ये कंप्लायंट नहीं है। अब जो रिप्लाई आएगा वो रिप्लाई क्लाइंट को दिखाया जाएगा और क्लाइंट के कनेक्शन की प्रॉपर्टीज में वो डिस्प्ले होगा कि क्लाइंट जो है वो कंप्लायंट नहीं है, बिकॉज उस पर फायरवॉल इनेबल्ड नहीं है या उस पर विंडोज अपडेट का प्रोसेस नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज कम्युनिकेट होती है। अच्छा, अब दूसरा जो आपने सवाल किया है कि क्लाइंट को किस तरह पता लगेगा, दूसरा सवाल आपने किया है कि रेमेडिएशन सर्वर जो है उसका रोल कहां पे आता है। तो रेमेडिएशन सर्वर आपका रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क में पड़ा हुआ है, ठीक है। यानी क्लाइंट के पास चॉइस है कि क्लाइंट रेमेडिएशन सर्वर के पास जाए, जैसे अब क्लाइंट पे विंडोज अपडेट का प्रोसेस जो वो अपडेटेड नहीं था, ठीक है, तो यहाँ पे रेमेडिएशन सर्वर जो मेरे रखे थे इन पे विंडोज अपडेट सर्विसेज इंस्टॉल थी, तो क्लाइंट विंडोज अपडेट का प्रोसेस पे करवा देता है। जब वो विंडोज अपडेट का प्रोसेस से अपडेट कर देता है तो दोबारा से कंप्लायंट हो गया, अब वो प्रोडक्शन में आ सकता है, ठीक है। नेटवर्क कनेक्शन को अपने डिसेबल करके इनेबल करे, डिसेबल करके जैसे ही इनेबल करेगा दोबारा से वो नैप का प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, और अब क्योंकि वो कंप्लायंट है तो उसको नेटवर्क में इन कर लिया जाएगा। बात क्लियर होती है? अब वापस उसी स्लाइड पे आ जाए। हाँ जी, इसके बाद डीएससीपी इन्फोर्समेंट है। डीएससीपी इन्फोर्समेंट भी देख लें। की पॉइंट्स ऑफ डीएससीपी नैप इन्फोर्समेंट: computers must be compliant to obtain an unlimited access IPv4 address configuration from a DSP server। ठीक है जी, again and again same statement, it's quite boring। Second वो कहता है non compliant computers have IPv4 address configuration allowing access to restricted network only। ठीक है, वो कहता है नॉन कंप्लायंट को भी आईपी एड्रेस तो दिया जाएगा, लेकिन वो आईपी एड्रेस ऐसा होगा जो उन्हें रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क तक महदूद रखेगा। लाइक डीएनएस नहीं दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट गेट पे आप नहीं देंगे, ठीक है, और वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि वो उन्हीं नेटवर्क में रहें। उसके बाद डीएससीपी इन्फोर्समेंट एक्टिवली मॉनिटर द हेल्थ स्टेटस ऑफ द नैप क्लाइंट। ठीक है, नैप क्लाइंट का जो हेल्थ स्टेटस है वो चेक करता रहता है। रिन्यूइंग द IPv4 एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन फॉर एक्सेस ओनली टू रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क। ठीक है, इफ द क्लाइंट बिकम्स नॉन कंप्लायंट, कि उसका स्टेटस चेक की करता रहता है, अगर वो किसी स्टेज पे भी नॉन कंप्लायंट हो तो उसको क्या करता है, उसको नेटवर्क से आउट कर देता है। ठीक हो गया। तो अब देखते हैं कोई लैब की तरफ लाया है, चलें जी हम खुद ही आ जाते हैं, इसने तो नहीं कहा लैब का। हम आते हैं विंडोज 2012 में, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आप इसका सबसे अच्छा तरीका ये नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन पे क्लिक करें, ठीक है, बल्कि इधर क्लिक करें एनपीएस पे, और ये देखें क्या लिखा हुआ है, नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन कॉन्फ़िगर नैप, क्लिक कर दें इस पर। ये जनाब विजर्ड इसने चला दिया, और इसमें ये आपसे पूछ रहा है कौन सी इन्फोर्समेंट करनी है। मैं कह देता हूँ जी डीएससीपी वाली इन्फोर्समेंट कर दो। इसने खुद ही पॉलिसी का नाम रख दिया नैप डीएससीपी। ठीक हो गया जी, यही नाम रहने दें, नेक्स्ट करें। रेडियस का पूछ रहा है कि रेडियस क्लाइंट कोई है, तो रेडियस को हमने कुछ भी नहीं करना, इसलिए हम रेडियस दे ही दे रहे हैं, हम नेक्स्ट करते हैं। अब डीएससीपी स्कोप्स का पूछ रहा है कि डीएससीपी स्कोप्स का स्टेटस क्या है, मैं ऐड करवाता हूँ, और यहाँ पे आप स्कोप का नाम दे दें। हम देखते हैं डीएससीपी हमारे पास है, हमारे पास जनाब डीएससीपी नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम, डीएससीपी हमारे पास नहीं है, हम डीएससीपी ऐड करवा देते हैं। ऐड रोल्स में गए, नेक्स्ट किया और सेलेक्ट कर लिया डीएससीपी।
ये इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। ठीक है, ये इंस्टॉल हो रहा है। वहां पे देखते हैं डमी प्रोफाइल अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, टेस्ट नाम रख देते हैं, इस नाम से ही बना लेंगे इसको। मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ टेस्ट, इसी नाम के हम स्कोप बना लें। नेक्स्ट करें। मशीन ग्रुप अगर बनाए हुए हैं तो मशीन ग्रुप आप दे दें। ठीक है, मैं यहाँ से है ही नहीं तो बनाना नहीं है, नेक्स्ट कर दें, सब पे अप्लाई होगी। ट्रबल शूटिंग यूआरएल अगर कोई है तो वो दे दें कि अगर क्लाइंट जो है पॉलिसी को कंप्लाई नहीं करता तो रेमेडिएशन सर्वर भेजा जाएगा, तो उसी रेफरेंस से। ठीक है, तो रेमेडिएशन सर्वर ग्रुप हमने ना तो बनाया इधर, ये देखेंगे नजर आ रहा है रेमेडिएशन सर्वर ग्रुप, तो हम जस्ट नेक्स्ट कर देते हैं। लें जी, ये सारी बातें हो गई। विंडोज सिक्योरिटी हेल्थ वैलिडेटर, ये रूल कॉन्फ़िगर्ड है और इसमें जो जो बातें लिखी हैं वो सारी ये वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो हम इनेबल ऑटो रेमिडिएशन ऑफ क्लाइंट कंप्यूटर्स। ठीक है जी, ऑटो है, मैनुअल यानी ऑटो का मतलब है अगर वो कंप्लाइंट नहीं करता तो रेमिडिएशन अगर सर्वर आपने लगाया है तो उसके साथ उसका कॉन्टेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नेटवर्क एक्सेस रिस्ट्रिक्शन फॉर नैप इन एलिजिबल क्लाइंट कंप्यूटर्स, अगर कोई क्लाइंट नैप इन एलिजिबल है यानी ऐसा क्लाइंट है जिसमें नैप की पॉलिसी है ही नहीं, क्योंकि नैप की सर्विस ही नहीं है, विंडोज 2000 प्रोफेशनल चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो फिर उसके लिए क्या होगा, उसको आप बता दें डिनाई करना है या अलाउ करना है। ठीक है, लें ये अब बनाना शुरू कर देगा, फिनिश करें। अब अगर मैं जाके देखूं तो इसने कनेक्शन पॉलिसी भी बना दी होगी। ये जरा पॉलिसीज को एक्सपेंड करें, ये देखें, ये आपने ये इसने नैप की पॉलिसीज भी बना दी। ठीक है, ये हेल्थ पॉलिसीज भी बना दी, कंप्लाइट के लिए भी, नॉन कंप्लाइट के लिए भी। इसके बाद डीएससीपी को इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है, आप डीएससीपी में जाएं। एक तो डीएससीपी में आप वो स्कोप बना दें जो आपने नाम वहां दिया है, क्योंकि वहां मैंने टेस्ट दिया है, तो मैं इधर कर देता हूं, इधर मैं स्कोप बना देता हूं। और स्कोप में स्टार्ट कर देता हूं 1.1, इससे लेके 1.200। नाम क्या रखा है हमने, टेस्ट रखा है। एक्सक्लूड करवा देता हूं 1.1 से लेके 1.10 तक। ठीक है, और इसको नो कर दें जी। ये मैंने स्कोप बनाया, इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। ये जनाब स्कोप एक्टिवेट हो गया। ठीक है, रिफ्रेश करें। ऑथोराइज नहीं हुआ, ऑथोराइज करवाएं, सर्वर के ऊपर राइट क्लिक करें, ऑथोराइज करवाएं। अब रिफ्रेश करें, ये रेड मार्क जो है इट विल टर्न इनटू अ ग्रीन मार्क, ये ग्रीन हो गया। ठीक है, और अब जनाब काम कुछ यूं होगा कि ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, पहले तो हम ये करते हैं ना, क्लाइंट पे जाते हैं। सबसे पहले तो वेरीफाई करेंगे क्लाइंट जो है वो कम्युनिकेट भी कर रहा है स्टैटिक एड्रेस पे। ये ना हो ना हम सारी मेहनत करते रहे, एंड पे पता लगे क्लाइंट तो कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा था। ठीक है, स्टैटिक एड्रेस दिया हुआ है, पिंग करवा के चेक कर लें। जी बिल्कुल पिंग हो रहा है। जब पिंग हो रहा है तो फिर डीएससीपी इनेबल्ड भी कर देते हैं इसे, और इस पे फायरवॉल देख लेते हैं ऑन है, फिलहाल ऑन ही रहने देते हैं, और फिर इससे हम लड़ाई कर लेंगे बाद में। कंट्रोल पैनल में जाएं, विंडोज फायरवॉल। ठीक है जी, बिल्कुल जबरदस्त हो गया। कंप्यूटर जी तमाम हेल्थ पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। जी एड्रेस मिल गया उसे, ये आपके सामने। अगर हम चेक करें आईपी कॉन्फ़िग, तो ये जनाब एड्रेस इसे मिल गया है। किसने दिया है, डीएससीपी ने दिया। फिर कर लें, ये रिलीज करवाएं, उसके बाद रिन्यू करवा देख लें, आ जाता है तो बस ठीक है।
ये जनाब रिलीज हो गया, ये रिन्यू करवा, ठीक है। अब जनाब हम क्या करते हैं, एक तो इस पे फायरवॉल कर देते हैं डिसेबल। दूसरे डीएससीपी को भी जरा इंटीग्रेट करें ना। मुझे एक मिनट स्कोप की प्रॉपर्टीज देखने में, ये देखें क्या लिखा है, नैप। तो हमने जो प्रोफाइल बनाया है इसमें, उस प्रोफाइल का नाम क्या है, यस, नैप डीएससीपी, ठीक है। ये हमारा नैप डीएससीपी है, ठीक हो गया, ये ओके कर दें। आप इधर आ जाएं, बंद करें इसे, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। डीएससीपी की प्रॉपर्टीज में गए, नैप पे क्लिक किया, इनेबल किया, कस्टम प्रोफाइल किया, नैप डीएससीपी, अप्लाई किया, ओके किया, ठीक है जी। और इसको रिस्टार्ट भी करवा दें, पक्का काम हो जाएगा। क्लाइंट को रिलीज रिन्यू करें और उसके बाद इसका लॉग भी आगे चेक करना है। लॉग में इसे बताना चाहिए कि दैट इज बिकॉज ऑफ नैप। मैं इधर आया, इधर मैंने किया रिलीज, अब किया रिन्यू, दे दिया इसने, कंप्लाई नहीं कर रहा। उसको देखें पॉलिसी को, एक तो सर्वर प्रॉपर्टीज में भी नैप देखें मेंशन है, IPv4 प्रॉपर्टीज में, इनेबल नैप, ये देखें ना, डीएससीपी सर्वर बिहेवियर व्हेन नैप इज, नहीं नहीं इसे आप करें रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, बल्कि ड्रॉप क्लाइंट पैकेट, और इनेबल ऑन ऑल स्कोप्स, यस करें इसे। अब जरा आप आए ना, रिलीज रिन्यू करें, नहीं देना चाहिए, क्यों दे रहा है। इसका लॉग जरा डीएससीपी का पढ़ने दें मुझे, क्योंकि अगर तो ये लॉग में नैप से रिलेटेड कोई बात नहीं बता रहा। अच्छा, एक तो नैप की पॉलिसी देख लें, कहीं उसमें विंडोज फायरवॉल इंक्लूड ही नहीं करवाया हुआ, ये तो नहीं है। ये हम इधर गए और सेटिंग्स में देखें, फायरवॉल है, हाँ जी फायरवॉल है। ये देखें ना, फायरवॉल आपने जब कह दिया है फायरवॉल इज इनेबल्ड फॉर ऑल कंप्यूटर्स, तो फायरवॉल मस्ट बी इनेबल्ड। अच्छा हाँ, एक चीज और देखें कि क्लाइंट पे हमारे पास वो पॉलिसी चल रही है जिस पॉलिसी में इंफॉर्मेशन भेजनी है। आपके जहन में यहाँ पे एक सवाल आ सकता है, लेकिन उसका जवाब मेरे पास है, आप पूछेंगे तब दूंगा। अगर आपने पूछा नहीं तो वो सवाल अपनी जगह पे रह जाएगा। नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन एजेंट, हाँ जी चल रही है, सर्विस तो चल रही है, ठीक हो गया, सर्विस का कोई इशू नहीं। डीएससीपी का लॉग भी पढ़ लें, सी में जाते हैं हम और कैंसिल कर दें इसे, विंडोज सिस्टम 32, हाँ ये आज इस पे 3rd है, ठीक है, मंडे ही होगा फिर।
अच्छा, इस पे संडे आ रहा है, ठीक है। इस पे वो यूएसए वाली डेट है ना, तो इसे खोलें। ये देखें यहाँ पे ये 50 प्लस जो 50 कह रहा हूँ किधर है, मैं आपको नैप के एरर दिखा दूँ ना, पहले उसका कोड क्या है। ये 33 से रिलेटेड अगर मैसेजेस होंगे तो उनका ताल्लुक नैप से, देखें यहाँ से यहाँ तक 33 का कोई मैसेज नहीं आया, ठीक है। तो इसका मतलब है फिलहाल इसने नैप का कोई प्रॉब्लम फेस किया ही नहीं। ठीक है, आगे चल के देखते हैं इसे दोबारा। ठीक है, इसने कोई नैप का प्रॉब्लम फेस किया ही नहीं, यानी जो चीजें ये चेक कर रहा है क्लाइंट की, वो क्लाइंट पे से मिल रही हैं। हमने ऑल द फायरवॉल डिसेबल की है, लेकिन इवन देन इट्स वर्किंग। ये देखें, व्हाट आर सिस्टम हेल्थ वैलिडेटर, इसको समझने फिर वो बात ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। बेसिकली हेल्थ वैलिडेटर वो कंपोनेंट जो सर्वर साइड पे जो हेल्थ की रिक्वेस्ट भेजते हैं क्लाइंट पे, ताकि हेल्थ को वेरीफाई किया जा सके। ठीक है, सिस्टम हेल्थ वैलिडेटर्स आर सर्वर सॉफ्टवेयर काउंटर पार्ट्स टू सिस्टम हेल्थ एजेंट। बता दी ये बात। ईच एसएचए ऑन द क्लाइंट हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग एसएचपी इन एनपीएस। ठीक है, यानी अगर आपने क्लाइंट साइड पे एसएचए को कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है, तो कॉन्फ़िगर क्या किया एसएचए आपने, वो सर्विस इनेबल की हुई है, तो आपका उसका कॉरस्पॉन्डिंग एसएचपी सर्वर साइड पे भी इनेबल हो जिसने उसकी इंफॉर्मेशन पूछनी है। SHBs allows NPS to verify the statement of health made by its corresponding SHAs on the client। ठीक है, SHB क्या करता है, वो एबिलिटी देता है कि स्टेटमेंट ऑफ हेल्थ चेक की जाए। स्टेटमेंट ऑफ हेल्थ मांगी जाती है किससे, एजेंट से, जो कि क्लाइंट साइड पे होता है। SHBs contain the required configuration settings on client computers। ठीक है, SHBs जो होती हैं उनमें रिक्वायर्ड जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स होती हैं क्लाइंट की, वो डिफाइंड होती हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं क्लाइंट से। The Windows Security SHB corresponds to the Microsoft SHA on client computers। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट की जो SHA है, क्लाइंट साइड पे जो SHA एजेंट है, उसको बेसिकली विंडोज सिक्योरिटी हेल्थ वैलिडेटर जो है वो उससे रिक्वेस्ट करता है और डाटा उससे गैदर करता है। बेसिकली ये चीजें स्टैंडर्डाइज्ड हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका एजेंट जो है उसको रिक्वेस्ट करने वाला जो है वो नॉन माइक्रोसॉफ्ट हो। ठीक है, कुछ जरूरी नहीं है। सिस्को का एक सॉफ्टवेयर है सिस्को सिक्योरिटी एजेंट, वो यही चेक करता है। ठीक है, और साथ में उस सिस्को सिक्योरिटी मैनेजर के साथ चलता है। तो इसमें बातें बहुत ज्यादा है, ये कोई माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड सोल्यूशन नहीं है, ये इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है कि कोई भी इन्वायरमेंट जो कंप्यूटर इन हो तो उसकी हेल्थ को चेक किया जाए। तो इस तरह की नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन टाइप की यूटिलिटी आपको किसी और वेंडर की भी अपने एनवायरनमेंट में नजर आ सकती है। देख लें, व्हाट इज अ हेल्थ पॉलिसी। टू मेक यूज ऑफ विंडोज सिक्योरिटी हेल्थ वैलिडेटर यू मस्ट कॉन्फ़िगर अ हेल्थ पॉलिसी एंड असाइन द एसएचपीज टू इट। ठीक है, हमने हेल्थ पॉलिसी कॉन्फ़िगर की है। अच्छा, एक मिनट, मुझे जरा अपनी कॉन्फ़िगरेशन भी वेरीफाई करने दें। वैसे तो हमने डिफॉल्ट हेल्थ पॉलिसी यूज कर ली थी। इसको मिनिमाइज करें और आ जाएं इधर, और ये हमारी डिफॉल्ट हेल्थ पॉलिसी है। ठीक है, ओके करें। ये जनाब हेल्थ वैलिडेटर में आए, ये इसीलिए बात नहीं बनी। सेटिंग्स में जाएं, ठीक है, वही वही दिखा रहा है। और यहाँ पे आप ना नई भी बना सकते हैं, यानी आप कहते हैं कि ये मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं पूरी कर रहा, तो आप इसे कस्टमाइज कर दें, ना रहें डिफॉल्ट पे। ये देखें, न्यू करके आप कोई और नेम दे दें। मैं कहता हूँ जी टेस्ट, और ओके करके इसमें मैं डिफरेंट सेटिंग्स दे देता हूँ। मैं कहता हूँ जी फायरवॉल चेक करो, एंटीवायरस की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही स्पाईवेयर की चेक करने की ज़रूरत है, ना ऑटोमेटिक अपडेट को। बस फायरवॉल चेक करो, अगर फायरवॉल इनेबल्ड है तो कंप्यूटर हेल्दी है, और अगर फायरवॉल डिसेबल्ड है तो कंप्यूटर हेल्दी नहीं। ओके कर देता हूँ, ये यहाँ पे आ गया। और उसके बाद मैं जाता हूँ कंप्लाइंट पॉलिसीज की तरह, ये हेल्थ पॉलिसीज। ठीक है, डबल क्लिक करें इसे, और इस वक्त यहाँ पे डिफॉल्ट आ रहा है। इस ड्रॉप डाउन बॉक्स से मैं क्या सेलेक्ट कर देता हूँ, ये टेस्ट, अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसमें भी ये टेस्ट। बेसिकली
क्लाइंट SHV चेक, क्लाइंट फेल्स और फेल्स वन और मोर SHV चेक्स, ठीक है, तो फिर ये उसका स्टेटस डिक्लेयर हो जाएगा एज नॉन कंप्लाइंट। जरा एक दफ़ा इसकी सर्विस को मुझे स्टॉप करके स्टार्ट करवाने में, और फिर हम एक दफ़ा फिर क्लाइंट को, एक्चुअली इसे क्लाइंट को आईपी नहीं देना चाहिए और DSCP में इसे लॉग भी करना चाहिए कि क्लाइंट को मैंने एड्रेस इसलिए नहीं दिया क्योंकि क्लाइंट जो है वो नैप की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा है। रिलीज करें, अरे नहीं होता। मिल गया जी एड्रेस, अब लॉग चेक करें। लॉग में कुछ नहीं आ रहा। DSCP की एक दफ़ा कॉन्फ़िगरेशन मुझे रिव्यू करने में, हमने DSCP सर्वर में नैप में बता दिया, इनेबल कर दिया नैप और ड्रॉप करने को कहा रिक्वेस्ट अगर पॉलिसी कंप्लाई नहीं हो रही। स्कोप की प्रॉपर्टीज में जाके हमने नैप में इनेबल नैप किया और यहाँ पे बता दिया नैप का कस्टम प्रोफाइल विद न्यू DSCP। दैट्स इट यार, दैट इज ऑल रिक्वायर्ड टू कॉन्फ़िगर नैप, और कोई चीज़ नहीं इसमें। एक दफ़ा DSCP को ज़रा रीस्टार्ट करवाएं। अच्छा ये इसको ज़रा ये करें ना, if conditions and constraint of the network policy match the request, the policy can either grant or denied। ठीक है, ये तो सही है। एनफोर्समेंट टाइप भी ठीक थी। चल ये अलग से फिर देखना पड़ेगा, अप्लाई कर नहीं रहा, रिन्यू करने पे ये उसको एड्रेस देता जा रहा है जबकि वो पॉलिसी को कंप्लाई नहीं कर रहा, उस पर फायरवॉल हमने डिसेबल किया हुआ है। अच्छा जी, देख लें ये, इसको हम अलग से फिर करके देख लेंगे। हो सकता है कि कंडीशन हम मिस कर रहे हैं और ये भी हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो सम टाइम जो करता है वो कर रहा हो हमारे साथ। To make use of Windows system, Windows Security Health Monitor, you must configure a health policy and assign the SHVs to it। ये हमने कर दिया, हमने हेल्थ पॉलिसी भी बना दी है, जो हमने विजरेट चलाया था उसने हेल्थ पॉलिसी क्रिएट कर दी है। हमने पहले उसे डिफॉल्ट SHV दिया हुआ था, हमने एक कस्टमाइज SHV टेस्ट के नाम से बना के वो उसे असाइन कर दिया है। Health policies consist of one or more SHVs and other settings which you can use to define configuration requirement for NAP capable computers that attempt to connect to your network। ठीक है, उसके बाद you can define client health policies in NPS by adding one or more SHVs to the health policy। जैसे मैंने इस वक्त टेस्ट में सिर्फ एक ही SHV कॉन्फ़िगर किया जिसका ताल्लुक विंडोज फायरवॉल से है। You can define client health policies in NPS by adding one or more। अच्छा ये हो गया। NAP enforcement is accomplished by NPS on a per network policy basis। ठीक है, कि नैप इन्फोर्समेंट जो है वो NPS के थ्रू जो आप नैप इन्फोर्समेंट अचीव करते हैं वो पर नेटवर्क पॉलिसी होती है, यानी अगर मल्टीपल नेटवर्क्स हैं
तो यू मे हैव मल्टीपल नैप पॉलिसीज। उसके बाद आफ्टर यू क्रिएट अ हेल्थ पॉलिसी बाय एडिंग वन और मोर एसेट फीस टू द पॉलिसी, यू कैन ऐड द हेल्थ पॉलिसी टू द नेटवर्क पॉलिसी एंड एनेबल नैप पॉलिसीज, नैप एनफोर्समेंट इन द पॉलिसी। सबसे आसान इसका तरीका ये कि विजार्ड चला दें, विजार्ड खुद ही रिक्वायर्ड सेटिंग्स कर देता है जैसा हमने किया था। अदरवाइज अगर आप विजार्ड नहीं चलाते तो फिर आपको यही स्टेप करने पड़ेंगे कि पहले आप हेल्थ पॉलिसी बनाएंगे, फिर हेल्थ पॉलिसी को एसोसिएट करेंगे नेटवर्क पॉलिसी के साथ, और देन आप नैप एनफोर्समेंट इनेबल करेंगे। व्हाट आर रेमेडिएशन सर्वर ग्रुप देख लें। ये वही सर्वर्स हैं जो क्लाइंट को ठीक करते हैं। With NAP enforcement in place, you should specify remediation server groups to the clients have access to resources that brings non-compliant NAP capable clients into compliance। ठीक है, वो कह रहा है remediation servers लगाएं, ये क्या करेंगे, ये clients को जो कि compliant नहीं है उनको compliant status पे लाएंगे by making changes to those client computers। और चेंजेस जो है इट कुड बी एंटीवायरस स्टेटस, एंटीवायरस के सिग्नेचर्स अपडेट हो रहे हैं, या विंडोज अपडेट की फाइल्स जो हैं वो अपडेट हो रही हैं, या फायरवॉल एनेबल डिसेबल हो रहा है। अच्छा जी, रेमेडिएशन सर्वर होस्ट द अपडेट्स दैट द नैप एजेंट कैन यूज टू ब्रिंग नॉन कंप्लायंट। अच्छा ये होगी बात। उसके बाद रेमेडिएशन सर्वर ग्रुप इज अ लिस्ट ऑफ servers on the restricted network that non-compliant NAP clients can access for software updates। ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट इज वन ऑफ दोज ऑप्शंस, यानी मल्टीपल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। बेसिकली ग्रुप में मल्टीपल सर्वर्स होते हैं और आपके पास इसमें जो ऑप्शन है वो ग्रुप कॉन्फ़िगर करने की है। ये देख लें, मैं अगर नैप सर्वर में जाऊं तो ये मैं क्लाइंट साइड पे हूँ, सर्वर साइड पे है, तो इसमें मेरे पास किधर है रेमेडिएशन सर्वर, ये रहा। तो यहाँ आप नया ग्रुप बना सकते हैं, एक ग्रुप का नाम दे दें, ठीक है जी। और उसके बाद वो तमाम सर्वर जो इसमें ऐड करवा रहे हैं जिनको आप रेमेडिएशन के तौर पे यूज करना चाहते हैं, ये डेफिनेटली नेम आईपी एड्रेस ऐड करते हैं, वो सारे इस लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ PC1, ये ढूंढने ना चला जाए बस, चले 2 ही लिखा रहेंगे, मैं यहाँ कहता हूँ 111 2, ओके कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह एक और सर्वर ऐड करवाता हूँ, PC1 कर देता हूँ, इसका एड्रेस दे देता हूँ 1111। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल सर्वर्स आप ऐड करवा रहे हैं। ओके, ये भी हो गया जी। नैप क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन देख लें। वैसे तो नैप पॉलिसी हमने इनेबल की हुई है, लेकिन आपके पास एक यूटिलिटी भी है नैप क्लाइंट कॉन्फ़िग। ठीक है, इस यूटिलिटी के थ्रू भी आप इसको इनेबल कर सकते हैं। ये देखें, सम नैप डिप्लॉयमेंट्स दैट यूज विंडोज सिक्योरिटी हेल्थ वैलिडेटर रिक्वायर दैट यू इनेबल सिक्योरिटी सेंटर। ठीक है, अब सिक्योरिटी सेंटर की फैसिलिटी हर ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं है, ये याद रखिएगा। अगर सिक्योरिटी सेंटर वाली ऑप्शन है, जिस तरह आपके पास विंडोज 7 है उसमें सिक्योरिटी सेंटर है, तो उसमें इनेबल कर दें। द नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन सर्विसेज रिक्वायर्ड व्हेन यू डिप्लॉय नैप कैपेबल क्लाइंट कंप्यूटर्स। ठीक है, you must configure the NAP enforcement client on the NAP capable client computers। enforcement clients configure करें। most NAP client settings can be configured with group policy। कहता है ग्रुप पॉलिसी से भी हो सकती है, मैनुअली भी होती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हम NAP क्लाइंट पे जाते हैं और यहाँ पे जनाब लिखते हैं हम रन में जाके NAP CLCFG, अगर मैं सही कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में यही है। हाँ ये देखें, ठीक है, वो ग्रुप पॉलिसी। अच्छा ये देखें ना, हाँ हमने यहाँ से भी तो इनेबल नहीं किया, इसको जरा इनेबल करें। क्या कहता है, कैन नॉट परफॉर्म दिस एक्शन बिकॉज अनदर ऑपरेशन इज। रिफ्रेश करें, जस्ट रिफ्रेश करें। इसका मतलब इसमें है कोई मसला, या तो वैसे तो ग्रुप पॉलिसी के थ्रू जब आप कर लेते हैं तो जरूरत नहीं है इसकी। रिफ्रेश करें और प्रॉपर्टीज में जाएं, इनेबल करें, अप्लाई करें, हो गया। अब जरा इसे रिलीज रिन्यू करें, क्योंकि नॉर्मली ये क्लाइंट, यानी ना आपको इंडिविजुअल क्लाइंट्स पे नहीं करना होता, आप ग्रुप पॉलिसी से ही करते हैं। लेकिन जाहिर है हमने ग्रुप पॉलिसी तो चेंज नहीं किया था, तो हमें इस पे इंडिविजुअली करना चाहिए था। अब करें रिन्यू।
नहीं यार, इसने दे दिया। लॉग फिर भी चेक करें, लॉग जो है वो बहुत ज़रूरी है। समटाइम अगर पॉलिसी ना भी वो किसी और कंडीशन की वजह से, लेकिन पॉलिसी अगर हिट हो रही है तो आपका यहाँ पे लॉग में ये ज़रूर बताएगा। आपके पास जो पॉलिसी का नंबर है 33, देखिए ना हिट ही नहीं हो रही। जब हिट ही नहीं हो रही तो फिर बाकी बातें तो बेकार है। लेकिन ये बहरहाल ये एनफोर्समेंट ऑन करनी थी, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन में थी गलती। इसमें वैसे 33 ये नज़र आ रहा है, ये देखें पैकेट ड्रॉप है। इसने एड्रेस कैसे दे दिया है देखें, ये 33 जो है, 33 का मतलब ही क्या है ये आपके देख लें, पैकेट ड्रॉप ड्यू टू नैप पॉलिसी। पॉलिसी तो हमारी हिट हो गई है, ये देखें। फिर इसने एड्रेस क्यों दे दिया, एक तो इसे करें आप रिलीज, ठीक है, और DHCP सर्वर में आए, इसके स्टैटिस्टिक्स चेक करें। देखिए रिक्वेस्ट आ रही है और एक्नॉलेजमेंट वो नहीं दे रहा, 14.6 हो गई इम्प्लीमेंट, अभी तक एक्नॉलेजमेंट नहीं गया। और यही होना चाहिए, क्योंकि जब पॉलिसी क्लाइंट, ये देखें 15 हो गया है लेकिन एक्नॉलेजमेंट अभी भी 6 पे है। अब ठीक हो गया, ये मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी 15 पे है। क्लाइंट साइड पे देखें एरर दिया इसने, अभी तक नहीं दिया, ये लाइन 16 पे आ गया और क्लाइंट को अब ये DHCP एरर नहीं दे रहा। पॉलिसी हिट हो गई है, पॉलिसी इंप्लीमेंट हो गई है। आप सर्वर साइड पे जाके देखें, लॉग में रिपीटेडली 33 का एरर मैसेज वो दे रहा होगा। ये देख लें 33 का मतलब है पैकेट ड्रॉप ड्यू टू नैप पॉलिसी, और ये देखें लिस्ट ऑफ 33 एरर कोड्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, क्लाइंट कोई एड्रेस नहीं देगा, ये देख लें। हम क्लाइंट साइड पे आ जाते हैं, अभी तक इसने एड्रेस नहीं दिया। ठीक है, और फाइनली फिर क्लाइंट ऑटोमेटिक प्राइवेट पे चला जाएगा। लें जी, हो गई इंप्लीमेंट। एक मिस्टेक वही थी कि हमने क्लाइंट इनेबल नहीं किया था, ये हमने देख लिया, ये स्लाइड देखते हुए याद भी आ गया। ओके जी, हमने इंस्टॉल किया एनपीएस रोल, बिल्कुल जी किया। कॉन्फ़िगर एनपीएस एज एन हेल्थ, बिल्कुल ये भी हो गया। हेल्थ पॉलिसीज भी की, नेटवर्क पॉलिसी, वो जब आप हेल्थ पॉलिसी विजिट के थ्रू करते हैं तो ये सारी पॉलिसीज कॉन्फ़िगर हो जाती हैं। कॉन्फ़िगर DHCP सर्वर रोल फॉर नैप, ये भी किया और टेस्ट भी करके देख लिया हमने। फाइनली हमारी टेस्टिंग भी सक्सेसफुल हो गई है। ओके जी, मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग नैप देख लें। व्हाट इज अ नैप ट्रेसिंग? नैप ट्रेसिंग भी उसी प्रोग्राम के थ्रू इनेबल होती है जो आपने अभी देखा है, देख लें। नैप ट्रेसिंग आइडेंटिफाइज नैप इवेंट्स एंड records them to a log file based on one of the following event। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि अगर आप इस ट्रेसिंग को ऑन कर दें तो बड़ा लोड पड़ जाता है नैप पे ना, क्योंकि जो जो कुछ हो रहा है बैकग्राउंड में वो सारा आप उसे कह रहे हैं लिखते जाओ। ठीक है, तो अगर आप, अब हमने जो अभी DHCP का लॉग देखा है, तो DHCP का लॉग है ना, DHCP तो उस वक्त इन्वॉल्व होगा जब आपने DHCP इन्फोर्समेंट की है। अगर आपने इन्फोर्समेंट की है VPN के थ्रू, फिर तो DHCP लॉग का कोई ताल्लुक नहीं। तो एक नैप का अपना लॉग भी बनता है। ठीक है, और ये सिस्टम 32 ट्रेसिंग डायरेक्टरी में बनता है अगर आप नैप ट्रेसिंग ऑन कर दें। लेकिन इसको इनेबल आप उस वक्त करें जब बाकी इसकी जरूरत है। इनेबलमेंट दिखा देता हूं मैं आपको। आप वही यूटिलिटी जो मैंने पहले रन की थी, नैप
clcfg.msc ओहो cfg, और इसमें जनाब आप जाएं सर्वर प्रॉपर्टीज में चले जाएं। ये जनाब यहाँ से आप ट्रेसिंग ऑन करते हैं, इनेबल कर दें, और ये इसका पाथ बेसिक है, एडवांस है, डीबग है। ठीक है, एडवांस कर देंगे तो बहुत सारे लॉग्स, यानी तमाम डिटेल लॉग करेगा। बेसिक करेंगे तो बेसिक इंफॉर्मेशन टिपिकल होती है वो लॉग करेंगे। डीबग में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है रन टाइम पे, जो बफर में हो रही है, बफर में जो भी रिक्वेस्ट आ रही हैं, स्टे कर रही हैं, उसको मॉनिटर करके लॉक कर देगा। ठीक है, ये इसने लेवल्स आपको बताएं। यू कैन यूज ट्रेसिंग लॉग्स टू evaluate the health and security of your network for troubleshooting and maintenance. ठीक है, NAP tracing is disabled by default, which means that no NAP events are logged or recorded in the trace logs. मैं आपको दिखा देता हूँ कि once enabled where to find them. यहाँ पे लाइक मैं बेसिक पे ही अप्लाई कर देता हूँ। तो अब आपने ये करना है कि आपने जाना है विंडोज़ में, सिस्टम 32 में, ये जनाब सी में गए, विंडोज़ में गए, sys32 में गए, यहाँ पे देखें ट्रेसिंग, वेयर इज ट्रेसिंग, नहीं सिस्टम 32 में नहीं, विंडोज़ के रूट पे आए, यहाँ पे ये ट्रेसिंग, और इसके अंदर नैप की डायरेक्टरी होनी चाहिए। ठीक है, क्लाइंट साइड पे, क्लाइंट पे हूँ, चलें सर्वर पे देख लें। सर्वर पे ज़रा पहले की मैंने इनेबल की हुई है तो उसमें ज़रूर होगी। क्लाइंट पे तो अब आपने इनेबल किया, तो जब आएंगे तब आएंगे इवेंट्स। इधर मैं चला जाता हूँ सी विंडोज़, तो मन करें से विंडोज़ ट्रेसिंग, वेयर इज ट्रेसिंग, हाँ जी ये है, लेकिन इस पे भी इनेबल्ड नहीं है। अगर इस पे इनेबल्ड होती तो हमारे पास इसका वो पाथ आता। अच्छा ये तो हम बोले चल रहे हैं, ये इस पे आ गया। नैप की डायरेक्टरी बन जाती है बेसिकली जब आप इनेबल करते हैं। अभी भी नहीं आई, शायद रीबूट रिक्वायर करेगा। यहाँ पे ना नैप की एक डायरेक्टरी आ जाएगी और उसके अंदर नैप के इवेंट्स होंगे। ठीक है, मिनिमाइज कर दें, रीबूट मैं भी नहीं दे रहा। उसके बाद यू कैन यूज ट्रेसिंग लॉग्स टू इवेल्युएट द हेल्थ एंड सिक्योरिटी ऑफ योर नेटवर्क फॉर ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस। ठीक है, नैप ट्रेसिंग इज डिसेबल्ड बाय डिफॉल्ट, व्हिच मींस दैट नो नैप इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द ट्रेस लॉग्स। ये जनाब कमांड लाइन से भी आप इनेबल कर सकते हैं। मैंने आपको GUI से दिखा दिया है किस तरह से इनेबल करते हैं। कमांड के लिए मैंने कमांड ऐड कर दी है, ये आपकी रिकॉर्डिंग में आ जाएगी। नेट sh nap client set tracing state is equal to enable level is equal to, आगे आप लिख दें बेसिक, लिख दें एडवांस, लिख दें डीबग, लिख दें जो लेवल भी आप ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको जो स्लाइड्स भेजी उसमें नहीं होगी, ये मैंने खुद ऐड की है, तो ये आप रिकॉर्डिंग में अब आ गया, रिकॉर्डिंग में से आप देख के इसको रन कर सकते हैं। ओके जी, इसके बाद नेट शेल की कमांड्स लिखी हुई हैं जो ट्रबल शूटिंग में यूज होती हैं। यू कैन यूज द फॉलोइंग नेट शेल नैप कमांड्स टू हेल्प यू टू ट्रबल शूट नैप इश्यूज। ठीक है, और बेसिकली नेट sh नैप क्लाइंट याद रखें। इसके बाद शो की कमांड है, शो स्टेट है, शो कन्फिग है, शो ग्रुप है, तो ये आप रन करके देख लें। नेट sh देखें इसमें है, मैं यहाँ पे कहता हूँ नेट sh नैप क्लाइंट शो कन्फिग। अच्छा जी, शो कन्फिग, या तो मैंने स्पेलिंग गलत दी है या मैंने कमांड गलत दी है। शो कन्फिग, मैंने दोनों चीज़ें सही दी हैं, फिर क्यों नहीं दिखा रहा। चले शो स्टेट देख लें। अच्छा वो नैप है, मैंने नेट लिख दिया, नेट नहीं नैप। ये लें जी, ये अब इसने आपको दिखाई है। 5 लगा के मोर कर दें, ये आपको सारी डिटेल बता रहा है। ठीक है, क्लाइंट इनेबल्ड है, लेवल इनेबल्ड है, लॉगिंग का
बेसिक किया हुआ है और इसने ओके स्टेटस दिखाया। ठीक है जी, हमने हमने डीएससीपी इन्फोर्समेंट इनेबल की थी तो वो इनेबल्ड दिखा रहा है, बाकी तीनों डिसेबल थी वो डिसेबल दिखा रहा है। ठीक है, इसी तरह आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं। ये आपको क्लाइंट के वर्जन्स दिखा रहा है, ड्राइवर वर्जन। ठीक है, जाहिर है माइक्रोसॉफ्ट क्लाइंट दिया तो उसी की डिटेल आएगी। ठीक है, बेसिकली ये SHAs की डिटेल है, सिस्टम हेल्थ एजेंट्स की। तो ये आप कर सकते हैं, ग्रुप कर दे तो ग्रुप्स दिखा देगा। ये यूनिट ये आपको मैसेजेस दिखा रहा है। लाइक अभी हम अगर जाएं तो हमें मैसेज ये नजर आएगा, या तो 6 to 7 8 तो नहीं हो सकता, 6 to 7 8 उस वक्त हो सकता है जब वो जबरदस्ती देता जा रहा था। अब जो होना चाहिए 6 to 7 4 या 6 to 7 6 होना चाहिए। इवेंट व्यूअर में जाके देखें सर्वर के, यहाँ नहीं, चलें लिख लें इवेंट व्यूअर और इसमें देखें कस्टम व्यू बना हुआ है नैप का, नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज। ये देखें 6273 नेटवर्क पॉलिसी सर्वर डिनाइड एक्सेस टू द यूजर, ये देखें। ठीक है, और ये वही है जो आईपी एड्रेस मांग रहा था। बात क्लियर होती है? ठीक है, और ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिक्योरिटी सर्विस ने किया। ठीक है, तो बेसिकली ये इवेंट्स लॉग होते हैं जिससे आपको पता लग जाता है कि आपकी, ये देखें सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन हैज नॉट अकर्ड, तो 6273 था। तो इवेंट्स लॉग होंगे जिनसे आपको पता लग जाएगा कि वेयर द प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स। जी ये यूनिट आपका कंप्लीट हो गया, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बड़ी मज़े की चीज़ है ये। और मैं कोशिश करूँगा कि एक आपको मैंने इवनिंग वालों को करवाया था, यही चीज़ मैंने करवा दी थी, उसके साथ एक किसी दिन हम देख लेंगे जब टाइम होगा, संडे को या संडे कह रहा हूँ फ्राइडे को, इसको ना सिस्को के साथ भी आप इंटीग्रेट करके वेरीफाई कर सकते हैं। विंडोज़ वाली मैंने आपको बता दी है, थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने में तंग करती है, आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन बहरहाल इम्प्लीमेंट हो जाती है।